नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम एकांकी संग्रह में संकलित एकांकियों को पढ़ रहे थे। इसी कड़ी में आज हम आपके एकांकी संग्रह में संकलित एकांकी सबसे बड़ा आदमी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित एकांकी सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ है। भगवती चरण वर्मा ने बहुत से उपन्यास भी लिखे, इनमें चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र जैसे आते हैं, और उन्होंने साथ ही नाटक, एकांकी, कविताएं और कहानियाँ भी लिखी। उनकी रचनाओं में हमको व्यंग्य का स्वर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा आदमी जो कि एकांकी आपकी पाठ्य पुस्तक में है, वह भी एक व्यंग्य एकांकी है, और यह उन बुद्धिजीवी वर्ग पर प्रहार करता है जो कि वास्तव में बिना मतलब के वाद विवाद में पड़े रहते हैं, और उस वाद विवाद का कहीं भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, और उसका जो परिणाम है वो यही होता है कि वे उस वाद विवाद के अंत में अपना कुछ परिणाम प्राप्त करने के बजाय कुछ न कुछ खोते ही हैं। ये जो एकांकी है सबसे बड़ा आदमी, इस एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं उनमें सबसे पहले हम गजाती को लेते हैं, जो कि रेस्टोरेंट का मालिक है, जहाँ पर बैठ कर के ये सब जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये बात करते हैं जिस रेस्टोरेंट में। और राधे और शंकर दो दोस्त होते हैं जो कि आपस में वाद विवाद करते हैं। शर्मा जी एक देशभक्त के रूप में हमारे सामने आते हैं और जो गांधी जी को बहुत मानते हैं। अहमद एक कम्युनिस्ट है, कामरेड है। और इसी बीच एक और पात्र की एंट्री होती है, वो रामेश्वर है। जब वो लोग वाद विवाद कर रहे होते हैं उसी बीच में रामेश्वर की एंट्री होती है, जो कि एक जेब कतरा है। चिरौंजी उस रेस्टोरेंट का बैरा है, और मिस्टर वर्मा एक एडवोकेट है। तो प्रारंभ में इस नाटक में दृश्य बताया जाता है रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में गजाती जो कि रेस्टोरेंट का मालिक है, उसे चिरौंजी जो कि उस रेस्टोरेंट का बैरा है उससे बात करते हुए बताते हैं, और वो जो चिरौंजी हैं उसको वह डांट लगाता है। गजाती जो कि रेस्टोरेंट का मालिक है, और डांट लगाने का जो कारण है वो यह है कि उसने एक रोटी में से 8 स्लाइसें ही क्यों निकाली, जबकि गजाती ने उससे 16 स्लाइसें निकालने को कह रखा था। उद्देश्य यही है कि किस तरह अधिक से अधिक पैसे कमाए जाएं, और यहाँ पर प्रारंभ में, इस एकांकी के प्रारंभ में जो बाल श्रम की समस्या है उसके बारे में भी हमको बताया गया है। जो बाल श्रमिकों की समस्या है कि बच्चे किस प्रकार होटलों में, रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो वहाँ पर होटल में राधे और शंकर दो दोस्त बैठ कर के बात कर रहे होते हैं। राधे शैली को बहुत मानता है, और उन दोनों में बहस ये छिड़ी रहती है। प्रारंभ में जो बहस का मुद्दा होता है वो यह होता है कि शैली और नेपोलियन में से कौन बड़ा है। राधे शैली को बड़ा समझता है, और वह कहता है कि नेपोलियन की क्या हस्ती जो शैली की समता कर सके। और शंकर नेपोलियन को बड़ा समझता है, और वह कहता है कि हाँ जनाब, वह पिनपिने वाला शैली, उसकी नेपोलियन से तुलना करना नेपोलियन का अपमान है। अर्थात वो न केवल नेपोलियन को बड़ा बताता है, बल्कि शैली की उससे तुलना करना भी वो एक तरह से नेपोलियन का अपमान बताता है। अर्थात नेपोलियन और शैली की तुलना ही नहीं की जा सकती है, उसका यह कहना है। राधे अपनी बात को वजन देने के लिए तर्क देता है कि शैली ने हमको प्रेम का मार्ग दिखलाया,
उसने बर्बरता और पशुता के उन सिद्धांतों का खंडन किया जिनका कि नेपोलियन प्रवर्तक था। लेकिन शंकर उसकी बात को काटते हुए कहता है कि देखो जी राधे, शैली ने जो कुछ कहा वह सब पागलपन था। किस पवित्रता और किस संदेश की बातें कर रहे हो? इनका दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं। नेपोलियन शक्ति का प्रतिनिधि था और शक्ति ही सत्य है, नित्य है। कल्पना के लोक में जो आदमी विचरता है वह कायर है। इस वास्तविक जगत में मुंह छिपाकर वह कल्पना का जगत बनाता है। आदमी तो वह जो इस दुनिया को अपनी कल्पना की दुनिया में बदल सके। नेपोलियन में वह ताकत थी, वह व्यक्तित्व था। राधे फिर नेपोलियन को पशु कहता है और शैली को शंकर उसके जवाब में अपाहिज कहता है। इस तरह उन दोनों में वाद विवाद बहुत बढ़ जाता है। तभी गजाती आकर के कहता है कि किस बात पर विवाद हो रहा है, क्या चाय मंगवाऊँ क्या? और फिर वे चाय मंगवाते हैं। राधे गजाती को बताता है कि देखो मिस्टर शंकर जो है वो नेपोलियन को शैली से बड़ा मानते हैं। और शंकर कहता है कि देखो गजाती साहब, ये राधे साहब उस जनाने शैली की तारीफ़ कर रहे हैं, एक बौने की एक योद्धा से तुलना कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी बात को रखते हैं। गजाती बड़ा ही व्यवहारिक बुद्धि से संपन्न होता है, उसे रेस्तरां चलाना है, उसे इनके वाद विवाद से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह अपने हिसाब से दोनों को ही अच्छा बता देता है। वो शैली और नेपोलियन दोनों को ही महान बताता है। इसी बीच शर्मा जी आते हैं और शर्मा जी कहते हैं कि क्या मैं ये पूछने का साहस कर सकता हूँ कि आप सज्जनों में विवाद का विषय क्या है? शंकर कहता है कि नहीं, यह झगड़ा हमारा पर्सनल है, आपकी दस्तंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं। तब शर्मा जी कहते हैं, गांधी गांधी, कितना भयानक पतन हो गया हमारे नवयुवकों का। वे विशुद्ध मातृभाषा का प्रयोग तक नहीं कर सकते, शिष्ट होना तो दूर रहा। अर्थात वो गांधी के भक्त होते हैं शर्मा जी, और वो कहते हैं कि देखो ये अपनी मातृभाषा में बात भी नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच मिस्टर वर्मा जो कि एडवोकेट हैं, उनका प्रवेश होता है। उनकी वेशभूषा के बारे में लेखक बताते हैं कि सफ़ेद पतलून उन्होंने पहन रखी है जो कि काफ़ी मैली हो चुकी है, और एक काला कोट पहन रखा है जो कि अब जवाब देने लगा है। टाई अस्त व्यस्त है और कॉलर इतना ऊपर चढ़ गया है कि कमीज़ और कॉलर के बीच गर्दन साफ दिखाई देती है। मिस्टर वर्मा आकर के बैठ जाते हैं और शर्मा जी कहते हैं कि देखो मैं सत्याग्रही हूँ, देश का सेवक हूँ, मैंने सरकार तक से माफ़ी नहीं मांगी और जेल चला गया। यह बात वे जब कहते हैं कि जब शंकर कहता है शर्मा जी से कि देखो आप कौन है जो हम लोगों की बातों में कूद पड़े, आप माफ़ी मांगिए। शर्मा जी माफ़ी मांगने से इनकार कर देते हैं कि मैंने आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगी, मैं देशभक्त हूँ, देश का सच्चा सेवक हूँ, मैं सरकार से भी माफ़ी नहीं मांगता। पिता से लड़कर घर छोड़ आया हूँ पर उनका फिर मुँह नहीं देखा और परिणाम यह हुआ कि भूखों मर रहा हूँ। सत्याग्रह करते समय मुझे पुलिस ने डंडों से मारा, शराब की पिकेटिंग करते समय शराबियों ने मुझे लातों से मारा और करबंदी आंदोलन के समय जमींदारों ने मुझे जूतों से मारा, पर मैंने कभी क्षमा प्रार्थना नहीं की। इस बात को सुनकर के मिस्टर वर्मा कहते हैं शंकर से कि इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कीजिए। इसके जवाब में फिर शर्मा जी कहते हैं कि इन वकीलों के कारण ही तो हम अधः पतन की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। यानी अब जो विवाद है वो और नए लोगों के आने के कारण और भी बढ़ता ही चला जा रहा है। राधे उससे पूछता है कि क्या आप शायद एडवोकेट हैं? तो मिस्टर वर्मा कहते हैं कि हाँ, मुझे एडवोकेट होने का सौभाग्य प्राप्त है। अब मिस्टर वर्मा कहते हैं कि महात्मा गांधी बड़े हैं, उन्होंने अपना जीवन वकील की हैसियत से आरंभ किया था और बिना वकालत पढ़े कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता। न शैली ने वकालत पढ़ी और न नेपोलियन। अर्थात मिस्टर वर्मा कहते हैं कि महात्मा गांधी बड़े हैं, उन्होंने वकालत से ही अपना जो जीवन है वो शुरू किया था। इतने में ही अहमद आता है जो कि अपने आप को कामरेड कहता है
और उन दोनों में फिर बातें शुरू होने लगती हैं। अहमद वकील के ऊपर व्यंग्य कसता है कि वकील और शराफत इतनी मज़ेदार बात कभी आपने सुनी। यानी उसे जब शरीफ कहा जाता है, राधे जब शरीफ कहता है मिस्टर वर्मा को जो कि वकील हैं, तो अहमद उसके जवाब में कहता है कि वकील कभी शरीफ नहीं हो सकता। तो शर्मा जी कहते हैं, अवश्य भ्राता, आप उचित कथन कहते हैं। हमारे देश के एकमात्र नेता और विश्व के एकमात्र महापुरुष महात्मा गांधी का आदेश है कि वकालत छोड़ देनी चाहिए। गांधी गांधी ये वकील कितने पतित होते हैं। तो उन लोगों के बीच में इस तरह से वाद विवाद चल ही रहा होता है। इसी समय में एक नए व्यक्ति का आगमन होता है। उसका नाम रामेश्वर प्रसाद है। वो स्वयं को कलाकार बताता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस कलाकार हूँ। और वह कहता है, आप ठीक कहते हैं कि लेनिन में बिखरी हुई शक्तियों का एक प्रबल संग्रह है, उसका व्यक्तिकरण, उसकी उग्रता, ये सब मिलेंगे। लेनिन नियति के क्रम और विकास में उसका प्रमुख हाथ है। अर्थात वह रामेश्वर जब आता है तो उस समय यह बात चल रही होती है कि अहमद लेनिन को सबसे बड़ा बताता है। सभी एक एक व्यक्ति को, एक एक महापुरुष को बड़ा बताते जा रहे हैं। उसमें अहमद भी लेनिन को बड़ा बताता है। और रामेश्वर प्रसाद जब आता है तो अहमद ही बात कर रहा होता है। उसे बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं होता है। बस उसके एंट्री लेते समय जो बोल रहा था अहमद, वह उसी का समर्थन करता है। शर्मा जी अपनी बात कहते हैं कि नहीं, महात्मा गांधी ही सबसे बड़े हैं। तो रामेश्वर प्रसाद कहता है कि नहीं, हाँ, महात्मा गांधी देवता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, उनकी गणना अवतारों में की जा सकती है। फिर शंकर कहता है कि देखो, ये दोनों भी नेपोलियन की बराबरी नहीं कर सकते। रामेश्वर प्रसाद फिर कहता है, नेपोलियन हीरो था, हीरो, उसका नाम विश्व साहित्य में अमर है। नेपोलियन, आहा, वह तूफान की भांति आया और पतझड़ की भांति चला गया। फिर राधे कहता है कि क्या नेपोलियन शैली से बड़ा था? रामेश्वर प्रसाद उसके जवाब में फिर कहता है, शैली फरिश्ता था, फरिश्ता, आहा शैली, उसने दुनिया को एक संदेश दिया। कहने का आशय यह है कि रामेश्वर को इनकी बातों से कोई सरोकार नहीं है। वह सभी को अच्छा बताता है और वह तो जिस उद्देश्य से इनके बीच में आया था, बस वह उस अपने उद्देश्य को अंजाम देना चाहता है। और चाय पीते हुए वह कहता है, रामेश्वर, कि आप कौन हैं इस बात पर कि अहमद कहता है कि क्या आप शायर हैं? कहता है कि जी हाँ, मैं कलाकार हूँ। कलाकार हो तो शर्मा जी पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? रामेश्वर कहता है कि नहीं, मैंने किताबें लिखी नहीं है, मैं तो अभी लिखने वाला हूँ। मेरा पेशा क्या है, क्या आप यह पूछना चाहते हैं? रोजी कमाने के लिए मैं क्या करता हूँ? हाँ, बड़ा मज़ेदार सवाल है। तो जनाब, इस सवाल का जवाब यह है कि मैं सब कुछ करता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं घूमता हूँ, मौज करता हूँ, और यही ज़िंदगी है। मैं लोगों को देखता हूँ, उन्हें समझता हूँ, और उसके बाद की बात न कोई जानता है और न कोई जान सकता है। तो राधे कहता है, आप बड़े अजीब तरह के आदमी हैं। इसके जवाब में फिर रामेश्वर कहता है कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वे सब भी तो अजीब तरह के ही आदमी हैं, क्योंकि अजीब तरह का हुए बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। वह ये कहता है, अर्थात जो सामान्य व्यक्ति है वह तो महान बन नहीं सकता। किसी व्यक्ति में कोई अनोखापन होगा, कोई भीड़ से अलग चलने वाला व्यक्ति होगा, वही अजीब कहलाएगा और वही महान बन सकता है। तो आप लोग जिनके नाम ले रहे हो, शैली के, नेपोलियन के, महात्मा गांधी के, वे सब भी एक तरह से अजीब ही आदमी थे। और हाँ, मैं भी एक अजीब आदमी हूँ। और क्योंकि आप लोग अजीब तरह के आदमी नहीं हैं, इसलिए आप इन लोगों की तारीफ करने का काम कर रहे हैं और इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो यदि अजीब तरह के आदमी होते तो आप भी कुछ कर गुजरते, इन लोगों पर बातें नहीं कर रहे होते। और फिर रामेश्वर कहता है, और यह बड़े पते की बात कहता है, उसमें वह आगे क्या करने वाला है इसके बारे में भी वह संदेश दे देता है। लेकिन एक बात जानता हूँ, बड़ा वह है जो दुनिया को देने के बजाय उससे वसूल कर सके। इन लोगों ने दुनिया से वसूल ही किया, उसे दिया कुछ भी नहीं।
लेकिन मैं समझता हूँ कि वे सब मर गए एक गांधी को छोड़कर, और जो मर गया वह समाप्त हो गया। बड़ा वह है जो वसूल कर सके, रुपया, पैसा, दीन, ईमान सब कुछ आपसे छीन सके, और जो मर गया वह कुछ वसूल नहीं कर सकता। आज उसकी कोई हस्ती नहीं तो उसका नाम ही क्यों। और इसी से जनाब मैं कह सकता हूँ कि आप गलती करते हैं। शैली, नेपोलियन, लेनिन, गांधी, ये सब नाम हैं नाम। इन सबों से बड़ा, कहीं बड़ा मैं हूँ। अभी आप लोगों पर साबित हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सलाम। बस यह बात कह करके वो कहता है कि तुम सब जिस विवाद में फंसे हो उस विवाद का अभी हल निकल जाएगा। और अभी थोड़ी देर में देखना कि सबसे बड़ा आदमी कौन, तो आपको लगेगा कि सबसे बड़ा आदमी न नेपोलियन है, न शैली है, न गांधी है, बल्कि सबसे बड़ा आदमी मैं हूँ। और वह चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, ये सब लोग अपने सबसे बड़ा आदमी कौन इस बात पर विवाद करने के बजाय रामेश्वर के बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं ऐसा लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया। शंकर कहता है, अहमद कहता है कि मुझे लगता है कि वह बहुरूपिया था। इस तरह से सब अपनी अपनी बात कहते हैं। शर्मा जी कहते हैं कि वह हमारी दया का पात्र है। और फिर शंकर वापस से उस विवाद को उठाता है और कहता है कि अरे अभी हमारा जो विवाद है उसका तो कुछ हल ही नहीं निकला। अभी हमें यह तय नहीं हो पाया कि सबसे बड़ा आदमी कौन, हम जिनके बारे में बात कर रहे थे उनमें से कौन सबसे बड़ा आदमी है। और वे ये सब बात करने ही वाले होते हैं। इतनी देर में शंकर अपने पर्स को टटोलता है और कहता है मेरा पर्स गायब है। राधे कहता है मेरी तो जेब ही गायब है। मिस्टर वर्मा कहते हैं अरे हफ्ते में 5 का नोट मिला था, वह भी मेरी जेब से गायब हो गया। और शर्मा जी का तो झोला ही गायब हो जाता है जिसमें कि वो 50 रुपये चंदे के लेकर के आए थे। इसी तरह अहमद की जेब से भी सारे रुपए उड़ गए होते हैं। अर्थात वह रामेश्वर जो कि ये कहकर गया था कि अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा आदमी कौन, सबको यह पता चल गया कि सबसे बड़ा आदमी शायद वही था। उसने हमारी आंखों में धूल झोंक करके सबकी जेबें काट ली, सबके पैसे उड़ा लिए। गजाती सामने से एक अन्नी उठाता है और एक अन्नी उठा करके उसे कैश बॉक्स में डालने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि कैश बॉक्स भी गायब हो चुका है। फिर तो गजाती कह उठता है कि आप लोगों का जो विवाद था उस विवाद का हल निकल चुका है। दोस्तों, मेरी राय है कि वह साहब अर्थात रामेश्वर सबसे बड़े आदमी थे। और इस तरह से ये जो एकांकी है ये समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने सबसे बड़ा आदमी एकांकी के बारे में चर्चा की। आशा है आपको यह एकांकी, व्यंग्य एकांकी बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।